नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा एंड आई एम गेटिंग यू द अपडेट्स फ्रॉम द सिक्स्थ जेनाइटो यूरिनरी कैंसर ईयर एंड रिव्यू इस कॉन्फ्रेंस से, जहां पे हम बात करते हैं जीयू कैंसर यानी कि जेनाइटो यूरिनरी कैंसर्स के बारे में। एंड देश भर के स्पेशलिस्ट यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गगन प्रकाश, जो कि एक यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड आप एक बहुत फाइन सर्जन हैं जो जेनाइटो यूरिनरी केसेस को ऑपरेट करते हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका एक सेशन था आज यहाँ पे, क्या सेशन था और क्या क्या चर्चा हुई, किस बारे में बातें हुई? नमस्कार विवेक जी। एक तो इस कॉन्फ्रेंस के कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ मैं। तो कैंसर रिसर्च स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन जो है, जो कुछ हमारे कोलीग्स हेड करते हैं और उसमें बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट देश के जुड़े हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस का कंसेप्ट इस तरीके से है कि इस पिछले साल में यूरोलॉजी कैंसर संबंधित जो भी नई स्टडीज़ हुई हैं जो कि प्रोमिनेंट है, उन स्टडीज़ को एक एक करके जो है डिस्कस किया जाता है अमंग्स द एक्सपर्ट्स, और फिर ये देखा जाता है कि उस स्टडी का जो निचोड़ है, जो भी उसमें से कंक्लूजन निकला, क्या उसकी वजह से हमें इंडिया में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। और हमें ये भी बताता है कि जो चीज़ें हम अभी कर रहे थे उसके हिसाब से क्या हम यही दूसरी चीज़ जो हमने नया सोचा है, नया देखा है, वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या कोई भी चेंजेस जो हमें हमारे प्रैक्टिस में उसको नए करने की ज़रूरत है। और एक अच्छा तरीका रहता है कि हम अदरवाइज जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट अक्सर काफ़ी बिजी रहते हैं, तो हर नई चीज़ को कैप्चर करने का समय नहीं मिलता है। तो ये एक अच्छा माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें एक छोटा अंतराल लेकिन बहुत पावर पैक्ड सेशन में बोलूँगा, उसमें सारी की सारी चीज़ें ये डिस्कस हो जाती हैं। एंड नीडलेस टू से कि इसमें अगर ऐसे एक्सपर्ट्स, तो उसमें सर्जिकल कोलीग्स जो जनरली यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट रहते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी, मल्टीपल स्पेशलिटीज़ एक साथ होते हैं। ऑसम। सो आज आपका सेशन क्या था डॉक्टर साहब, और क्या चर्चा, मतलब जैसे आपने बताया कि कुछ पेपर वगैरह जो है प्रेजेंट जी, करते हैं, क्या पेपर था? हाँ, तो आज पहला दिन था इस कॉन्फ्रेंस का। मेरा सेशन जो है वो अर्ली प्रोस्टेट कैंसर पे था। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है, जैसा हमें पता है कि ये पुरुषों की बीमारी है। प्रोस्टेट एज अ ग्लैंड जो है वो मेल्स में ही होता है, पुरुषों में ही होता है। और ये एक जो बीमारी है, ये ऐसी है जो बढ़ती हुई उम्र के साथ इसकी संभावना बढ़ती रहती है। और चूंकि हमें पता है कि भारत देश की जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है कि 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, 80 से ऊपर, इवन 90 से ऊपर जो जीवित मेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और हमें पता है कि बढ़ने वाले हैं। मतलब अगर आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूँ तो इस तरीके से हैं कि 2050 तक जो है करीब भारत की जनसंख्या के 12 से 15% लोग वो 65 की उम्र के होंगे। और अगर हम डिनोमिनेटर देखेंगे वो भारत की जनसंख्या के, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। और यही कारण है कि हम ऐसा देख रहे हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो कर्व राइजिंग है। और इतना राइजिंग है कि कुछ बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जहाँ पर आज से कुछ साल पहले तक इस कैंसर का जो नंबर था, अगर हम रैंकिंग देखें तो 8वीं 10वीं या 10वीं से नीचे रैंकिंग थी। लेकिन आज की तारीख में कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये सेकेंड मोस्ट कॉमन या थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर हो गया है मेल्स में। और ये जो एक कंसर्न है प्रोस्टेट कैंसर के इंसिडेंस का, और उससे जूझने की तैयारी के लिए हमें जो लैंसेट ऑन्कोलॉजी, लैंसेट जो कि आपको पता है बहुत वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल, प्रतिष्ठित जर्नल है, तो लैंसेट ऑन्कोलॉजी का एक कमीशन था जिसने इस चीज़ के लिए बोला, और ख़ासतौर से इंडिया को इंडिया और भी कुछ और कंट्रीज जिनको कि पॉइंट आउट किया, और बोला कि भैया आपको तैयारी रखनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर कैंसर का डिटेक्शन और इसका ट्रीटमेंट और इसकी तैयारी बढ़ते नंबरों के लिए कैसे करनी है, वो आपको होनी चाहिए। तो ये बात तो हुई प्रोस्टेट कैंसर की कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। जो सेशन, मेरा पर्टिकुलर सेशन था, वो अर्ली प्रोस्टेट कैंसर का था, जो कि एकदम शुरुआत का जो स्टेज 1 का प्रोस्टेट कैंसर होता है। और स्टेज 1 के प्रोस्टेट कैंसर में कई सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं। ये एक ऐसा यूनिक कैंसर है जिसमें एकदम अगर आपने शुरुआत में डायग्नोज कर लिया, तो कई बार एक ये भी विकल्प रहता है कि हम पेशेंट को बोलें कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वेलेंस, मतलब हम ये भी बोल रहे हैं कि आपको कैंसर है, लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, विच हैज़ बीन
सेफली प्रूवन इवन अप टू 15 years फॉलो अप कि भाई सर्वेलेंस भी एक सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रैटेजी हो सकती है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट की वजह से जो हार्म है वो बीमारी से ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। और ये चीज़ जो है कुछ बीमारियों में कुछ कैंसर्स में पाई जाती हैं, और प्रोस्टेट इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल्स। ऑब्वियसली एक सेलेक्ट स्टेज एंड सेलेक्ट टाइप ऑफ कैंसर में, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हर प्रोस्टेट कैंसर में ये एक ऑप्शन रहता है, कुछ ही स्टेज और कुछ ही तरीके की बीमारियों में सर्वेलेंस का ऑप्शन रहता है। तो वो एक हो गया। फिर उसके बाद प्रोस्टेट का जो सर्जिकल ट्रीटमेंट रहता है, जो आपने सुना होगा कि एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोस्टेट सर्जरी जिसमें प्रोस्टेट को निकाला जाता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। रेडिएशन थेरेपी जो कि एक दूसरा उपचार का तरीका है, उनके कंपैरिजन्स, डायग्नोसिस की चीज़ें, जैसे हमें पता है कि नॉर्मली हम इमेजिंग की बात करते हैं तो प्रोस्टेट में एमआरआई होता है, सभी कैंसर्स में एक पेट स्कैन करके चीज़ होती है। तो प्रोस्टेट में यहाँ पे भी एक यूनिक बात है कि प्रोस्टेट के लिए जो पेट स्कैन होता है वो दूसरे पेट स्कैन से भिन्न होता है। उसको एक PSMA पेट स्कैन बोलते हैं। नॉर्मली जो पेट स्कैन दूसरे कैंसर्स में होते हैं उनको FDG पेट स्कैन करते हैं। तो ये जो PSMA पेट स्कैन है उसमें भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं जानने के लिए कि भाई ये बीमारी एक्चुअली की इसकी स्टेजिंग क्या है, PSMA कब करना चाहिए, क्या ये MRI से बेहतर हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है आज के सेशन में डिस्कस हुई। कुछ ऐसी भी बातें आई जो कि बहुत प्रिलिमिनरी है इस टाइम पे, बट उस पर भी चर्चा हो रही है कि भी इमेजिंग इतनी अच्छी हो गई है कि शायद आपको आगे बायोप्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इमेजिंग के बेसिस पे ही बोल सकते हो काफ़ी कॉन्फिडेंटली कि एक्चुअली कैंसर है, एंड देन यू कैन गो अहेड विद द ट्रीटमेंट, जो कि कुछ कैंसर्स में ऑलरेडी हो रहा है, प्रोस्टेट में आज की तारीख में नहीं हो रहा है। AI पे चर्चा हुई, और अगेन यू नो बिकॉज हमारे यहाँ तो ये प्रोस्टेट की रैंकिंग अब बढ़ रही है, लेकिन हम अगर वेस्ट में देखेंगे जहाँ पे 80 और 90 के दशक में मेल्स बहुत कॉमन बात है कि मतलब एक जो नॉर्मल लॉन्जिविटी है वो 70, 80, 90 के ऊपर है। हमारे यहाँ केरला एक स्टेट है जहाँ पे 70 के ऊपर की लॉन्जिविटी है, बट वेस्ट में तो ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। तो इसी कारण से प्रोस्टेट वहाँ पे ऑलरेडी नंबर 1 कैंसर है, ये कॉमनेस्ट कैंसर है। तो यही कारण है कि वहाँ पे जो AI रिलेटेड स्टडीज़ हैं, AI रिलेटेड स्टडीज सभी कैंसर में होती हैं, लेकिन प्रोस्टेट में खासतौर से उसका बहुत ज़्यादा अध्ययन हुआ है, बहुत सारी रिसर्च हुई है प्रोस्टेट में। तो कुछ ये इस बात पे चीज़ें हुई हैं कि आप AI मॉडल्स इस तरीके से क्रिएट कर लें कि जो पेशेंट का MRI हुआ ये देखने के लिए कि भाई प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं, उसकी क्या संभावना है, तो इंस्टेड ऑफ अ रेडियोलॉजिस्ट क्या एक AI मॉडल ये चीज़ बता सकता है कि एक्चुअली ये इसमें प्रोस्टेट कैंसर की संभावना है। तो ऐसी भी कुछ स्टडीज़ हैं, वेरी इनकरेजिंग इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, उनके बारे में भी आज डिस्कशन हुआ है यहाँ पे। अमेजिंग, बहुत आई ओपनिंग चीज़ें आपने बताई कि भी इस बारे में ज़्यादातर आम लोगों को पता नहीं होता है। एक तो हमारे देश में इस चीज़ की ही अवेयरनेस नहीं है कि कैंसर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता है, उसमें भी इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे ऑडियंसेस हैं, उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और दे वुड बी वेरी क्यूरियस अबाउट नोइंग मोर। सो आप फॉलो करते रहिए CRSF यानी कि कैंसर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक फाउंडेशन का पेज और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड यू विल कीप गेटिंग ऑल दीज अपडेट्स एंड स्टे ट्यून्ड, विल कम बैक टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। मैं बात करता हूँ कैंसर की और मेंटल हेल्थ की, और आज हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं डॉक्टर गगन प्रकाश, जो कि चीफ हैं यूरो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, और डॉक्टर साहब बहुत सारा काम करते हैं इस डोमेन में। और आज हम इनसे मुखातिब होंगे, जानेंगे इनसे बहुत सारे सवालों के जवाब जो कि जुड़े हैं ब्लैडर कैंसर से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, और रदर उसके पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो ब्लैडर कैंसर है कितना लीथल है, कितना मतलब खतरनाक है, और हमारे देश में इसके आंकड़े क्या हैं? तो विवेक जी, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो हम ब्लैडर कैंसर की बात करते हैं, तो जो ब्लैडर टर्म है वो शरीर में एटलीस्ट 2 जगह यूज़ होता है कैंसर से संबंधित। एक गॉल ब्लैडर होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। और गॉल ब्लैडर को बाय डिफ़ॉल्ट गॉल ब्लैडर बोला जाता है। जब हम केवल ब्लैडर टर्म का यूज़ करते हैं तो वो यूरिनरी ब्लैडर या जो हमारी पेशाब की थैली है उसकी बात हो रही होती है।
तो इसमें ये है कि जो हम यूरोलॉजिकल कैंसर्स की अगर बात करेंगे तो ये सेकंड मोस्ट या इवन प्रॉब्ली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कॉमनेस्ट यूरोलॉजिकल कैंसर्स था। यूरोलॉजिकल कैंसर्स मतलब जो ऑर्गन्स उसमें आते हैं, उसमें प्रोस्टेट आता है, ब्लैडर आता है, किडनी और किडनी से जो जुड़े यूरेटर हैं वो आते हैं, एड्रीनल आता है, और जो पुरुषों के जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं मतलब पेनाइल कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर, ये सारे के सारे यूरोलॉजिकल कैंसर्स के डोमेन में आते हैं। और इसमें प्रोस्टेट जो है वो कॉमनेस्ट कैंसर है, सेकंड कॉमन जो है वो ब्लैडर कैंसर रहता है। ओके। और ब्लैडर कैंसर अगर हम वेस्ट से तुलना करेंगे तो वो उतना कॉमन यहाँ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ एक संदेह हो रहा है कि प्रोबली जो ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस है शायद वो बढ़ रहा है इंडिया में। उसके कारण तो नहीं हमें पता है, बट ऐसा लगता है कि शायद बढ़ा है। डॉक्टर साहब, जब हम हमारे देश की जब बात करते हैं और कैंसर की बात करते हैं तो ये हमने बहुत लोगों से सुना है, जो जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आपसे भी कई बार हमारी जब बात होती है कि हमारे देश में जो स्टेज 3 या 4 में ज़्यादातर कैंसर डिटेक्ट होते हैं। मतलब बाय द टाइम दे कम टू यू दे आर ऑलरेडी प्रोग्रेस, और ठीक ठाक प्रोग्रेस हो जाते हैं। इनफैक्ट हम कई सारे पेशेंट एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग भी करते हैं जहाँ पे हम पेशेंट से बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हमको एक चीज़ कॉमन समझ में आती है जी। तो इनके रीज़न क्या है? मतलब क्या सिम्टम नहीं आते हैं या कुछ और चीज़ें हैं, डायग्नोसिस ठीक से नहीं होता है, डिले होता है, क्या रीज़न हो सकते हैं? कई सारी वजह हैं, मल्टीफैक्टोरियल है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे करके समझाना चाहूँगा। इसमें क्या होता है कि कुछ कैंसर्स ऐसे रहते हैं जो उनकी लोकेशन है, मतलब वो कहाँ पे शुरुआत हो उनकी, वो ऑर्गन कितना सुपरफिशियल है या कितना डीप है हमारे शरीर में, इस पे निर्भर करता है कि भाई वो शुरुआत में पकड़ा जाएगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सुपरफिशियल एरियाज हैं, मान लीजिए कोई मुंह का कैंसर है या जैसे स्तन का कैंसर होता है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक रोज़मर्रा की उसमें जो है आदमी खुद देख सकता है या उसके परिवार वाले देख सकते हैं कि भाई कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है और इसकी जांच कराई जाए। एबनॉर्मल दिखने के बाद भी अगर कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है तो वो एक दूसरी कहानी है, लेकिन कम से कम दिख तो रहा है या कोई सिम्टम आ रहा है। इसी तरीके से कुछ अपने ऑर्गन्स इस तरीके से रहते हैं जो बहुत डीप सीटेड रहते हैं, मतलब वहाँ पे जब तक वो ट्यूमर बहुत बड़े नहीं हो जाएं, इतने ना बड़े हो जाएं कि वो उनके जो आसपास के ऑर्गन्स हैं उन पे या तो कुछ दबाव ना डालने लगे, तब तक पता नहीं चलता। और इसके क्लासिकल जो एग्जांपल्स हैं वो एक तो पैनक्रेटिक कैंसर है, उसी तरीके से किडनी कैंसर है। तो पैनक्रियास और किडनी हमारे एक ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि पेट में भी एकदम पीछे की तरफ होते हैं, आंतों के पीछे होते हैं, और कई बार वहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट एकदम ठीक है और किसी और कारण की वजह से अल्ट्रासाउंड कराया और पता चला कि एक बड़ा गांठ ऑलरेडी है वहाँ पे। तो एक तो ये लोकेशन वाली बात हो गई, या सिम्टम वाली बात हो गई कि किसी भी कैंसर की सिम्टम करने की क्या क्षमता है या कब होता है सिम्टम नहीं होता है, इन चीज़ों पे निर्भर करता है। दूसरा ये भी रहता है कि जो सिम्टम्स हो रहे हैं क्या वो सिम्टम किसी नॉन कैंसर चीज़ें की वजह से भी हो सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर दें या थोड़ा सा गुमराह कर दें कि भाई हमने तो ये सोचा था लेकिन निकला कुछ और ब्लैडर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो इस कहानी में अक्सर आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, ब्लैडर कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो एक कॉमन सिम्टम है पेशाब में खून आना, जिसको कि हिमेचुरिया भी बोला जाता है। दूसरा सिम्टम होता है कि चूंकि ब्लैडर में कुछ है और ब्लैडर जो है अपना गुस्सा दिखाता है, तो वो जो नॉर्मली अपनी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। पता चला कि रात में आपको 3 बार उठना पड़ा है, दिन के टाइम पे बार बार जाना पड़ा है, या कुछ एक इरिटेशन टाइप का है ब्लैडर में। कभी कभार ये भी कि भाई कुछ जलन हो गई, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेशाब में खून आना या बार बार पेशाब के लिए जाना या जलन होना, ये एक ऐसे सिम्टम्स हैं जो एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको कि यूटीआई बोलते हैं, या स्टोन जो रहता है जो ब्लैडर मतलब ये यूरिनरी सिस्टम में जो है किडनी में या यूरेटर में ब्लैडर में जो पथरी होती हैं, ये सिम्टम्स कुछ कुछ उसमें भी हो सकते हैं। और ये कारण है जिसकी वजह से कई बार हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनको एक्चुअली सिम्टम्स की शुरुआत तो 1.5 साल पहले थी, लेकिन काफ़ी समय तक जो है उनका इलाज जो है वो यूटीआई की तरह चला, या उन्होंने खुद ही सोचा कि ये यूटीआई है,
और बाय द टाइम पता चला कि ये कुछ और था, तब तक ऑलरेडी थोड़ा समय निकल चुका था। ये भी एक कारण हो सकता है कि सिम्टम्स हैं बट दो सिम्टम्स आर ओवरलैपिंग विद अ नॉन कैंसरस रीजन, और इस कारण से, और इसमें कई बार बहुत सही या गलत इस चीज़ के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज क्या होता है कि जो कॉमन चीज़ है, मतलब कैंसर हमारे देश में भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन जो यूटीआई का इंसिडेंस है वो तो कहीं कहीं ज़्यादा है। Correct. तो जो कॉमन चीज़ है उस चीज़ को पहले सोचा जाता है, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर हम अगर हम हर चीज़ में सोचने लगेंगे कि भाई ये तो कैंसर की वजह से है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी एक दूसरा एक्सट्रीम हो सकता है। राइट, ऑसम। सो कुल मिला के एक जो लेट डायग्नोसिस होता है उसमें से आपने बताया कि सिम्टम जो है कई जैसे यूटीआई के हो सकते हैं या किडनी स्टोन के हो सकते हैं, इसकी वजह से होता है। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस को लेकर लाइक दो चीज़ें हैं। एक तो पेशेंट लेवल पे अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, दूसरा जो है प्राइमरी जो फिजिशियन होते हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उन उस लेवल पे अवेयरनेस की बहुत रिक्वायरमेंट। तो क्या आपको लगता है कि कोई गैप है वहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि मैं या मेरी फैमिली में कोई है व्यक्ति जो बता रहा है कि भाई, या पहली चीज़ तो बताते ही नहीं है आउट ऑफ शाइनेस या कोई भी रीज़न हो सकते हैं, वो बहुत देर से पता चलता है। दूसरा, हम प्राइमरी फिजिशियन के पास जाते हैं और वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो है समय चला जाता है जिसमें डिजीज़ जो है प्रोग्रेस हो जाती है। आपको लगता है कि कुछ गैप है यहाँ पे? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जो सिम्टम्स हैं या जो तकलीफें हैं उनमें थोड़ा सा और गहराई से देखें, इफ वी डाइव डीपर इनटू व्हाट द स्टोरी इज, तो कई बार पता चल जाता है कि भी कुछ और इसमें देखा जा सकता था, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि अगर किसी को एक आध एपिसोड ऑफ हिमेचुरियो हुआ कि हल्का सा जस्ट एक बार खून आया, जो कि यूटीआई की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यही खून अगर किसी को बार बार आ रहा है, आपको हफ्ते दो हफ्ते में फिर से बार बार आ रहा है, या यही खून जो है आपने यूटीआई सोचा एंटीबायोटिक लिया उसके बावजूद भी आ रहा है, या यही सिम्टम आपको किसी ऐसे इंसान में हो रहा है जो कि हैवी स्मोकर है या तंबाकू का सेवन करते रहे, बिकॉज तंबाकू, टोबैको एंड ब्लैडर कैंसर का एक डेफिनेट एसोसिएशन है। कुछ कैंसर्स में ये पाया गया है, कुछ में नहीं, बट ब्लैडर कैंसर एंड टोबैको हैज़ अ नोन एसोसिएशन। और या किसी एल्डरली पेशेंट में है, मतलब 60-65 की बात करें, तो फिर हमें इस सिम्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फिर हमें हर बार जो है उसको ये नहीं बोल सकते कि प्रॉब्लम यूटीआई की वजह से है। और ये अवेयरनेस ऐसी चीज़ है जो कि आम जनता में नहीं, लेकिन जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स, जिनको कि ये पेशेंट सबसे पहले मिलते हैं, इस अवेयरनेस को बढ़ाने की भी ज़रूरत है कि भाई आपको जो सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि कैंसर के अलावा नॉन कैंसर कारणों से भी हो रहे हैं, उसमें कहाँ कहाँ कुछ रेड फ्लैग्स हैं कि ये सिम्टम तो है, लेकिन अगर ये सिम्टम के साथ ये भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, करेक्ट, तो फिर हमें रुकना नहीं चाहिए, फिर हमें इसको जो है कैंसर की संभावना के हिसाब से भी सोचना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये एक बड़ा क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट था कि भाई अगर दूसरी और भी चीज़ें हो रही तो कोरिलेट करके देखें। डॉक्टर साहब, आप एक बहुत फाइन सर्जन हैं, मेरे ख्याल से आप शायद 11-12 साल से रोबोटिक सर्जरी भी कर रहे हैं। सो हमारे देश में जो, या आपके पास जो केसेस आते हैं, लाइक आई एम श्योर बिकॉज आपके पास तो इतना लोड है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद दैट। सो कितने प्रतिशत जो ब्लैडर कैंसर आप ऐसे देखते हैं जो रिसेक्टेबल है, मतलब सर्जरी कितनी कारगर हो सकती है, और किस स्टेज तक जो है सर्जरी कारगर हो सकती है? देखिए ना, इसमें ब्लैडर कैंसर जो है, सभी कैंसर्स में एक स्पेक्ट्रम रहता है, मतलब जो शुरुआत की डिजीज़ रहती है और जो एडवांस डिजीज़ रहती है, लेकिन ब्लैडर कैंसर का जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी वाइड है। तो ब्लैडर कैंसर में एक तरफ कुछ बहुत छोटे छोटे ट्यूमर्स रहते हैं, जो मतलब आप समझ लें एक ब्लैडर के अंदर एक छोटा सा मटर के दाना या उससे भी छोटा कोई लीजन रहे, उसको भी ब्लैडर कैंसर के कहा जाता है। और कई सारे ये ट्यूमर्स रहते हैं जिनको कि लो ग्रेड ट्यूमर्स रहते हैं। तो ये लो ग्रेड जो ट्यूमर्स रहते हैं ये कैंसर की ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये वो ट्यूमर्स हैं जो कभी जानलेवा नहीं होंगे। हो सकता है ये वापस आए ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन इनको जो है सर्जरी करके और ठीक किया जा सकता है। हो सकता है एक बार आपने निकाला, बाद में कभी कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से दूसरा जो स्पेक्ट्रम है ब्लैडर कैंसर का वो ये है जिसमें कि बड़े ट्यूमर्स हैं, जिसमें आप हर तरीके का ट्रीटमेंट, पूरी मोडालिटीज़, मतलब कीमोथेरेपी भी, सर्जरी भी, ब्लैडर को निकालने की भी सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी बीमारी जो है जल्दी वापस आ जाती है। तो जब हम सर्जरी की बात करें ब्लैडर कैंसर में, तो दो प्रकार की सर्जरीज होती हैं। एक सर्जरी वो रहती है जिसमें हमें कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता है, पेट नहीं खोलना पड़ता है, जो नॉर्मली हमारा एक रास्ता है पेशाब का, जिसको कि यूरेथ्रा बोलते हैं,
उस रास्ते से हम दूरबीन द्वारा, एंडोस्कोप द्वारा ब्लैडर में जा सकते हैं, ब्लैडर को पूरा देख सकते हैं और उस ट्यूमर को पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। ओके। और इस सर्जरी को जो है TURBT बोलते हैं या ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर बोलते हैं। और ये बहुत इवॉल्व सर्जरी है, बहुत सालों से यूरोलॉजिस्ट इसको कर रहे हैं। उसकी जो टेक्निक है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं, विच इज़ वन ऑफ द सेफ थिंग्स। एंड ये जो सर्जरी रहती है ये ऐसी है कि भाई एक दिन पेशेंट आया, सर्जरी हुई, अगले दिन सुबह पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाता है। क्योंकि बहुत इन टर्म्स ऑफ मॉर्बिडिटी या जो पेशेंट को तकलीफें होती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं, क्योंकि नॉर्मल एंडोस्कोपिक रास्ते से। वेराज जो दूसरा एंड है सर्जरी का, वो एक सुप्रामेजर सर्जरी रहती है, जिसमें हमें पेशाब की थैली को निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई ये वो ट्यूमर हाई ग्रेड है, वो ट्यूमर ब्लैडर की कौन सी परत तक गया हुआ है। तो ब्लैडर की लेयर्स रहती हैं। शुरुआत की जो ब्लैडर ट्यूमर्स हैं जो एकदम सुपरफिशियल लेयर पे हैं, दे आर द वंस जिनको मैंने बोला कि आप एंडोस्कोपिकली भी निकाल सकते हैं। बट जब ये दूसरी परत पे पहुंच जाते हैं या हाई ग्रेड रहते हैं, तो फिर उसमें और इंटेंस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इंटेंस ट्रीटमेंट में से एक ट्रीटमेंट ये है कि हमें ब्लैडर की निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जब आप ब्लैडर को निकालेंगे तो पेशाब को एक दूसरा रास्ता हमें देना पड़ता है, जिसके कुछ दो विकल्प रहते हैं। एक रहता है कि आप पेशाब का रास्ता एक आंत से बनी हुई एक ट्यूब, जिसको कि कॉन्ड्यू बोलते हैं, वो करें, और फिर वो एक स्टोमा की तरह आता है। आपने देखा होगा कई बार कि पेशेंट्स रहते हैं जिनको कि स्टोमा रहता है, बैग रहता है और उसमें यूरिन कलेक्ट होती है। सुनने में ये काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन बहुत सारे मरीज़ हैं जो सालों साल तक उससे एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं स्टोमा के साथ। बिकॉज नॉर्मली ये सर्जरी कोई करना नहीं चाहेगा ये सब चीज़ें करने का, लेकिन वो सर्जरी तब किया जाता है जब हमें लगता है कि इस मरीज़ की जान बच सकती है और उस पेशेंट की ज़िंदगी बढ़ सकती है, तब ये सर्जरी। और दूसरा विकल्प ये रहता है कि बाहर ना बना करके हाथ से जोड़ करके नया ब्लैडर बना के और नॉर्मल रास्ते पे शरीर के अंदर न्यू ब्लैडर बोला जाता है शरीर के अंदर, तो वो रहता है। ज़रूरी नहीं है कि न्यू ब्लैडर में सब कुछ अच्छा हो, नहीं तो सब सारे पेशेंट्स को भी होता है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं दोनों रास्ते। लेकिन ये एक दूसरी बड़ी सर्जरी है, इसको सिस्टेक्टमी बोलते हैं, जिसमें जो ब्लैडर कैंसर के लिए होती है। और ये सर्जरीज जो हैं हर तरीके से अलग अलग पद्धतियाँ रहती हैं उसकी। जो ओपन सर्जरी हो गई, लैप्रोस्कोपिक जो कई दशकों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज ए सर्जिकल मोडालिटीज़, और पिछले 12-15 साल से जो है रोबोटिक सर्जरी भी इस डोमेन में आ चुकी है। इस तरीके से ऑप्शंस रहते हैं। So it kind of it's a customized solution to anyone or everyone. Yeah, so there are various things which we have to consider before deciding कि कौन सी सर्जरी कैसे करना है, एक्सटेंट ऑफ सर्जरी कब करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। Amazing. डॉक्टर साहब, मैं आपको करीब 2 साल से जानता हूँ और I understand that you are a very dynamic kind of clinician. Like आप सिर्फ ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं करते, ओवरऑल वेलबींग ऑफ द पेशेंट पे भी काफ़ी सारा फोकस आपका रहता है। सो हमें ये बताइए कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, लाइक जैसे नेविगेशनल चैलेंजेस क्या हैं हमारे देश में जब भी पेशेंट, बिकॉज नोबडी प्रेडिक्ट्स ना कि हमें या हमारे परिवार में किसी को कैंसर हो जाएगा। एंड फिर फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं हमारे देश में, इंश्योरेंस की कमी है, गवर्नमेंट स्कीम थैंकफुली आज बहुत सारी हैं। देन सोशल, बिकॉज जैसे आपने बताया कि वो स्टोमा लगाते हैं, तो सोशल इमोशनल चैलेंजेस क्या होते हैं और कैसे उनको कोप करना चाहिए? इस सवाल पे मैं बहुत समय तक बात कर सकता हूँ। लेकिन एक पॉइंट पे आपको एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट या एज ए क्लिनिशियन आके ये रियलाइज़ होता है कि इवेंचुअली जो मैटर करता है वो ये कि पेशेंट के ऊपर क्या बीत रही है या पेशेंट की जर्नी क्या है। आपकी जर्नी एज अ सर्जन और एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट तो ये रहती है कि आप चाहते हैं कि पेशेंट के हित में जो हो वो सबसे अच्छा हो। तो इस सवाल के जो कंपोनेंट हैं, जो चीज़ें हैं जो आपने पूछा, वो जनरली अगर हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बोलना चाहें तो वो एक सपोर्ट ग्रुप के मुद्दे रहते हैं। तो आज की तारीख में हमें ये पता है कि जब किसी भी पेशेंट का कैंसर का इलाज होता है तो वो कहानी जो है बस वहाँ नहीं ख़त्म हो जाती है कि उसको कीमो मिलनी है या रेडिएशन मिलना है या सर्जरी होना है। इनफैक्ट एक बार तो वो कहानी की शुरुआत रहती है उस मरीज़ के लिए और उसके परिवार के लिए। तो इसमें बहुत सारे मुद्दे रहते हैं। फाइनेंशियल ऑफ कोर्स इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अपने देश में। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो उनका ट्रीटमेंट से रिलेटेड या ट्रीटमेंट से जुड़े जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, कुछ ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली यूरोलॉजिकल कैंसर्स के ट्रीटमेंट ऐसे रहते हैं जिसमें उनकी फर्टिलिटी से इश्यूज हो सकते हैं। जो यंग पेशेंट्स हैं, आप ठीक हो गए लेकिन आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, सेक्स करने की जो क्षमता है वो इफेक्टेड हो सकती है। आपकी जो बॉडी इमेज है वो चेंज हो गई है, बिकॉज आप फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टोमा है तो उसका एक बेरिंग होगा, और वो बॉडी इमेज कभी अकेले नहीं चेंज होती, बॉडी इमेज के साथ आपका कुछ ना कुछ उस पर मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो होते हैं। आपकी जो आप जॉब कर रहे थे या किस किस्म की जॉब कर रहे थे, हो सकता है कि उसमें आपको कुछ बदलाव करना पड़े। अगर आपकी जॉब में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ थी, शायद वो आपको चेंज करने की सोचना पड़े। फिर आपके जो रिकरिंग खर्चे रहते हैं, तो कोई कुछ कैंसर ऐसे रहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ब्लैडर कैंसर में ही देखें कि उसमें एक रिकरिंग खर्चे की भी बात होती है। मतलब आपका सर्जरी, कीमो, ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन जो स्टोमा का बैग आपको लगाना है वो एक अलग चीज़ है, जिसके लिए आपको एक पॉइंट आता है जब आप उसको खुद से मैनेज करना तो कर लेते हैं। और बहुत सारे इंडिया में सपोर्ट ग्रुप्स है जो ऑस्टियोमेट्स को या जिन लोगों को स्टोमा है उनको मदद करते हैं हर तरीके से, लेकिन उसका फिर भी एक रिकरिंग खर्चा है, बिकॉज हर महीने आपके जो बैग लग रहे हैं वो एक चीज़ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो रहती हैं, ये भी एक इनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसी न किसी को लेनी चाहिए, और इन मुद्दों पे भी किसी को देखना चाहिए। और यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप का काम आता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस चीज़ की प्रायोरिटी को समझा, और उसमें यू हैव टेकन अ लीड कि आपने जो ब्लैडर कैंसर कोलिशन है उसका एक इंडिया का चैप्टर आप लोग आगे ले जा रहे हैं। और खुशी है कि हम भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, आई थिंक वेस्ट में शायद काफ़ी टाइम से है, उन लोग ने इस चीज़ को पहले समझ लिया था और आगे ले जाते हैं। और आई एम हैप्पी कि दोज थिंग्स आर कंटिन्यूड इन इंडिया एज वेल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अपना कीमती समय देने के लिए। और एक सवाल मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई सजेशन या कोई सुझाव ऐसा साझा करना चाहेंगे हमारे साथ या हमारे व्यूअर्स के लिए या पेशेंट्स के लिए या फिजिशियंस के लिए? आप ये ब्लैडर कैंसर से संबंधित पूछना चाहते हैं या इन जनरल? ब्लैडर कैंसर। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम कई बार जो एक शब्द कैंसर जहाँ आ जाता है तो हमारा जो थॉट प्रोसेस रहता है वो हम हमेशा एक ही दिशा में सोचता है। मतलब हम पहला ख्याल यही आता है कि भाई ज़िंदगी कितनी बची है या नहीं है और क्या क्या चीज़ें होंगी। दिक्कतें तो ऑब्वियसली होती हैं, पेशेंट को, उनके परिवार को, उससे बहुत सारी की सारी जुड़ी चीज़ें रहती हैं। लेकिन मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि शायद हमें हमेशा जो मोस्ट एडवर्स सिचुएशन है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि एज अ पेशेंट प्रोबली हमें केवल ये सोचना चाहिए कि अगला स्टेप क्या हो, और हो सकता है कि उस अगले स्टेप में हमें पता चले कि आगे के स्टेप्स इतने ख़राब नहीं हैं, या ये पता चले कि जैसा हम सोच रहे थे चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि जिनकी भी डायग्नोसिस कैंसर की थी, लेकिन वो 10-10, 15-15, 20-20 साल के फॉलोअप के लिए आ रहे हैं और ठीक है। ये चीज़ इसलिए ज़रूरत इसकी है क्योंकि जो आप हमेशा अगर एक एडवर्स और वर्स्ट आउटकम या वर्स्ट सिचुएशन के बारे में सोचेंगे तो जो मनोबल है आपका, जो बहुत अहम है उस लड़ाई के लिए, वो अफेक्टेड हो जाता है। और हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को रिस्टोर किया जाए जैसे ही हमें परिवार, पेशेंट और उनके परिवार से मिलने का मौका मिलता है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये बहुत गहरी बात आपने जैसे कही कि कई बार जब हम किसी दुविधा में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो हम सोचना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि यही अंत है, और उस समय पे हमको ये सोचते हैं कि आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट। आप सुन रहे थे मुझे, विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को, विद डॉक्टर गगन प्रकाश, चीफ ऑफ यूरो ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू।